हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके? सही हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलिए आज हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। लास्ट क्लास में हमने परिभाषा देखी थी कंपनी की कि कंपनी क्या है। कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो हमने प्रीवियस कंपनी लॉ का भी मतलब समझा था। इसके अलावा क्योंकि इस कंपनी की डेफिनेशन से कुछ भी नेचर का पता नहीं लगता है, तो हमें जस्टिस लिंडले ने जो डेफिनेशन दी थी उसके आधार पर हमने जब बात की तो जो करेक्टरिस्टिक्स निकली कंपनी की वो था सेपरेट लीगल एंटिटी है। सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स ये है। परपेचुअल सक्सेशन है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं, दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। और इसे हम कह देते हैं कॉर्पोरेट वेल। तो वेल का मतलब पर्दा होता है या उसे घूंघट कहते हैं, और घूंघट पड़ने से आप उसके पीछे कौन व्यक्ति है उसकी पहचान करना मुश्किल है। तो आज हम उस घूंघट को उठाने का काम करेंगे सबके सामने, और उसी टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। नॉर्मली वो घूंघट नहीं उठाया जाता है नॉर्मल केसेज में, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेज में घूंघट उठाया जा सकता है, उस पर्दे को उठाया जा सकता है और ये पहचाना जा सकता है कि इसके पीछे कौन व्यक्ति है। अगर कुछ गलत काम हुए हैं तो नॉर्मली कंपनी के गलत कामों के लिए कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जाता है। मेंबर के किए गए कामों के लिए मेंबर को उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लेकिन कुछ केसेज में कंपनी के किए गए कामों के लिए एम्प्लॉइज को या शेयर होल्डर को जिम्मेदार माना जाता है। और जब वो ऐसा होता है तो उस सर्कमस्टांसेस को कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट वेल पड़ा हुआ है ये कंपनी का ऑनेस्ट यूज के लिए, कि वास्तव में आप जेन्युइन यूज कर रहे हैं, तो लॉ मेकर्स ने, सरकार ने, कानून बनाने वालों ने प्रोटेक्शन दे रखा है। कंपनी बना के आप काम कीजिए। लेकिन अगर कुछ लोग इसे धोखाधड़ी के लिए यूज करते हैं, डिफ्रॉड करने के लिए यूज करते हैं क्रेडिटर्स को या जनता को, तो उस केस में जिम्मेदारी बन जाती है जजेज की भी और सरकार की भी कि वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल पेश करे कि किन किन केसेस में इस घूंघट को उठाया जा सकता है। तो उसे हम दो पार्टों में पढ़ेंगे इस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को। एक तो अंडर स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि जब लॉ में सेक्शन हैं, कि सेक्शन 25 में जी ऐसा बोल रखा है या सेक्शन 239 में ऐसा बोल रखा है, तो वो तो हो गया स्टैट्यूटरी। और एक हम बात करेंगे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, यानी कि एक्ट में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कोर्ट के सामने कुछ केस आए, उस केस में कोर्ट को लगा कि ज़रूरी है इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति को पहचानना, इस पर्दे के पीछे उन्हें पनिश करना। तो दो पार्टों में हम डिवाइड करेंगे इसे, अंडर स्टैट्यूटरी और अंडर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। पहले अंडर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करते हैं, फिर अंडर स्टैट्यूटरी की बात हम लोग करेंगे। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पहले इंट्रोडक्शन क्या है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जैसा भी मैंने आपको बताया कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में क्या आएगा। व्हेन ए कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ऑल डीलिंग्स विद द कंपनी विल बी इन द नेम ऑफ द कंपनी। जब एक कंपनी इस एक्ट में फॉर्म हो जाती है और रजिस्टर्ड हो जाती है तो जितनी भी डीलिंग्स हैं कंपनी के साथ वो कंपनी के नाम में होती हैं। एंड पर्सन बिहाइंड द कंपनी विल बी डिसरिगार्डेड, और जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें डिसरिगार्ड किया जाता है। That a company is a distinct person separate from its member. This principle is called veil of incorporation. veil के सब्स्टिट्यूट वर्ड मैंने दिए हैं, कर्टेन कह सकते हैं, मास्क कह सकते हैं और हिंदी में घूंघट कह सकते हैं और पर्दा भी कह सकते हैं। The advantage of incorporation are allowed to be enjoyed only by those who honestly use the veil of the company for the collective benefit of the company and its member. In case of dishonest and fraudulent use of the facility of incorporation, the law can remove/lift the corporate veil and identify the person who are behind it and are responsible for the perpetration/action/commission of fraud. perpetration एक टेक्निकल वर्ड है, फ्रॉड के साथ परपिट्रेशन यूज होता है, यानी कि फ्रॉड को करना। उसे हम कमीशन ऑफ फ्रॉड भी कह सकते हैं, डूइंग द फ्रॉड भी, कमिटेड द फ्रॉड भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूटेड वर्ड आ जाते हैं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है वो है परपिट्रेशन, यानी कि फ्रॉड को करना। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल।
तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। It is in the interest of the member in general and public interest to identify and punish the person who misuse the medium of corporate personality। तो ये इंटरेस्ट में रहता है मेंबर के इन जनरल और पब्लिक के भी कि उन लोगों को पहचान के बाहर निकाला जाए, घूंघट के पीछे जो छुप के बैठे हुए हैं, पर्दे के पीछे जो छुप के बैठे हैं, जिनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, उन चेहरों को पहचानना जरूरी है, उन्हें पनिश किया जाए। ये जो घूंघट है 2 केसेस में उठता है। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कोर्ट में लिव द कॉर्पोरेट विल may broadly be grouped under the following 2 heads: under statutory provision और under judicial pronouncement। यानी कि तो कानून है जब सेक्शन में लिखा हुआ होगा, तो अंडर स्टैट्यूटरी का मतलब होता है इनबिल्ट इन एक्ट, इनबिल्ट इन एक्ट इटसेल्फ, यानी कि जब सेक्शन में लिखा हुआ हो तो उसे कहते हैं अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। और ये अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी कि डिसाइडेड बाय कोर्ट, डिसाइडेड बाय कोर्ट। ये कोर्ट डिसाइड करती है कि कब उसे लिफ्ट करना है कॉर्पोरेट वेल को, कब नहीं करना। सेक्शन में वो सर्कमस्टांसेस नहीं दिए रहते। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सबसे ज़्यादा यही पेपर में आता है, चाहे फाउंडेशन हो, क्योंकि मेन तो ये फाउंडेशन के लिए ही है शुरू की 8-10 क्लासेज जो सेक्शन 1 से लेकर 23 तक है। इंटरमीडिएट वालों के लिए तो ये रिविजनरी क्लासेज हैं कि बाई चांस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मेन ये क्लासेज जो हैं वो फाउंडेशन के लिए हैं, दोनों के लिए काम की, मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मेन ये आता है फाउंडेशन में भी। पहला केस है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। देखिए क्या किया था इस केस में, हम पहले वो देख लेते हैं। एक बंदे ने, हम पहले कुछ पिक्स ले लेते हैं, फटाफट मैं ले रहा हूँ पिक्स को। देखिए ये एक बंदा है, इसका नाम हम रख लेते हैं कार्टर। इस बंदे के पास ह्यूज इनकम आती थी, डिविडेंड वगैरह की, इंटरेस्ट वगैरह की थी, अरबपति आदमी था ये। अब थोड़ा सा मेरे साथ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी फाउंडेशन वाले बच्चों को। जो इंटरमीडिएट में देख रहे हैं तो वो तो इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो उन्हें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फाउंडेशन वाले विशेष तौर से ध्यान दें इस बात को कि ये इसे जो है ह्यूज इनकम आती थी, ह्यूज इनकम आती थी। कार्टर अर्न करता था ह्यूज इनकम। अब ह्यूज इनकम अर्न करता था तो टैक्स लगना था इसके ऊपर, ठीक है ना। इसने क्या किया, टैक्स से बचने के लिए 4 अलग अलग कंपनियां बनाई, ठीक है, 4 अलग अलग कंपनियां बनाई। मैं एक कंपनियां कर देता हूं, 4 अलग अलग कंपनियां बनाई, क्लियर है। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। कुछ अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, अब कुछ अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र हिज इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफ़र हिज इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफ़र हिज इन्वेस्टमेंट। अब इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा फाउंडेशन वाले ध्यान दें कि जैसे एक व्यक्ति की अगर 10 लाख रुपए इनकम है तो 2.5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट हो जाती है, 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगता है। वो कैसे लगता है वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन घर में अगर 4 लोग हैं, उस चारों के चारों लोग 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो सबके हाथ में 2.5 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे। और जो परिवार की पूरी 10 लाख रुपए की इनकम है उस पर कुछ भी टैक्स नहीं देना। बहुत साधारण शब्दों में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स अभी फाउंडेशन वाले बच्चों ने पढ़ी नहीं होती है, तो मैं उस आधार पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हुआ क्या था। इस केस में होता क्या है कि परिवार में 4 लोग हैं, एक ही आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है तो टैक्स ज़्यादा बैठेगा, और वही 10 लाख रुपए अगर 4 लोग कमा रहे हैं तो टैक्स बर्डन कम बैठेगा, क्योंकि हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ इनकम क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट हो जाती है। तो कार्टर ने क्या करा कि अपने आप सारे इनकम लेने के बजाय 4 कंपनियां बनाई, कुछ इन्वेस्टमेंट चारों कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब चारों कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए तो जो कार्टर के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बैठती थी, अकेले व्यक्ति को जब इनकम आती थी तो ज़्यादा बैठती थी, अब उसने चारों कंपनियों में ट्रांसफ़र कर दिए तो वो टैक्स लायबिलिटी कम बैठती है। और ये जो इनकम आती थी
ये इन कंपनियों से दोबारा से इसे डिविडेंड इनकम के रूप में मिल जाती थी। बाय वे ऑफ डिविडेंड चारों कंपनी की जो इनकम थी, वो चारों कंपनी की जो इनकम है कार्टर को डिविडेंड इनकम के रूप में मिल जाती थी या लोन के रूप में मिल जाती थी। तो इस तरीके से इसने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज कि कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए करा। तो कोर्ट के सामने जब ये केस गया, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जब ये केस उठाया कि देखिए कंपनियां कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की पर्सनैलिटी का जो यूज है वो टैक्स को बचाने के लिए किया जा रहा है, तो जज ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कॉर्पोरेट वेल उठाना जरूरी है और हमें ये देखना जरूरी है इन चारों कंपनियों के पीछे कौन व्यक्ति है और उसे दोषी ठहराया जाएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी सरकारी पैसे के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोर्ट को जरूरी लगता है तो उस केस में वो वेल को उठा भी सकती है। तो अब इस केस को पढ़ लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू को फटाफट देखिएगा। वेयर ए कंपनी इज बीइंग यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ टैक्स इवेजन, अगर कंपनी का यूज टैक्स इवेजन के पर्पज के लिए किया जा रहा है, कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड इग्नोर द कॉर्पोरेट एंटिटी। तो कोर्ट क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट वेल को उठा सकती है और कॉर्पोरेट एंटिटी के जो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि कंपनी अलग है और आप अलग हो, ये नहीं देखा जाएगा कि इन चारों कंपनियों का मालिक एक ही आदमी है और चारों कंपनियों के जो इनकम है वो एक ही आदमी में जोड़ दिया है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी अगर है तो यही काम होना है। तो ये कह रहे हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को हम इग्नोर भी कर सकते हैं और चारों कंपनियों को जो इनकम आ रही है दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, कार्टर के हाथ में ही जोड़ सकते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग लीडिंग केसेस। DNSSE वार रिसीविंग ए ह्यूज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। डी एक एसएससी है, उसे काफ़ी डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम आती थी। ही ट्रांसफर्ड इज इन्वेस्टमेंट टू 4 प्राइवेट कंपनीज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग ए टैक्स लायबिलिटी। दीज कंपनी हैंडेड बैक टू द इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट टू डी, और इन कंपनियों पे जो इनकम आती थी वो दोबारा से डी को मिल जाती थी जो मिलेनियर व्यक्ति था। एज ए प्रिटेंडेड लोन, कंपनी डिड नॉट डिड नॉट अदर बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने कोई भी और बिजनेस पूरे साल में नहीं किया। तो साफ पता लग रहा है कि कंपनी का उद्देश्य केवल टैक्स की चोरी करना है। हेल द कंपनी वर फॉर्म बाय डी प्योरली एंड सिंपली एज ए मीन्स ऑफ अवॉइडिंग टैक्स ऑब्लिगेशन एंड द कंपनी वर नथिंग मोर देन द एसएससी हिमसेल्फ, और कंपनी कुछ भी नहीं है, खुद एसएससी ही कंपनी है और कंपनी ही एसएससी है। यानी कि दोनों को हम मिला के देखेंगे, घूंघट को उठा देंगे, जिस घूंघट की वजह से दो अलग अलग हो रहे थे हम उस घूंघट को उठा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट केस देखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड में क्या हो सकता है? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सब लोग पढ़ के आए हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये दो व्यक्ति हैं, ये भागता हुआ व्यक्ति है भैया, बहुत जल्दी ऐसे, और हम एक ले लेते हैं जी, एक फ़ोन ले लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर हो गया फ़ोन। सब लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हैं। इसका जो नाम है वो है अनिल, नाम आज बदलते हैं। एक का नाम है सुनील, एक का नाम है अनिल, भारतीय नामों पर आ जाते हैं वापस। अनिल नाम है और सुनील नाम है। अनिल ने ऑफ़र दिया सुनील को, अनिल ऑफ़र टू सुनील टू सेल हिज मोबाइल फ़ोन, MP लिख रहा हूँ मैं। आज 2 दिन का समय दिया सुनील को सोचने के लिए। अब सुनील ने एक्सेप्ट करना चाह रहा है इस ऑफ़र को, सुनील ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो सुनील एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, सुनील एक्सेप्ट दिस ऑफ़र। तो आप ही बताइए कि अनिल ने ऑफ़र दिया, सुनील ने एक्सेप्ट कर लिया, तो दिस इज ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अनिल एंड सुनील। तो दिस is a binding contract between Anil and Sunil।
राइट। तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अनिल पीछे हटता है, इफ अनिल want to cancel the contract, तो इफेक्ट क्या होगा? इफ अनिल वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो इफेक्ट क्या होगा इसका बताइए। तो सुनील है 2 ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट सबने पढ़ा हुआ है। देन सुनील है 2 ऑप्शन, सुनील हैड 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि वो क्लेम करे फॉर डैमेज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल ने तोड़ा है तो मुझे हर्जाना दिया जाए इस चीज़ का। अनिल शायद ही हर्जाना देने के लिए भी तैयार है। लेकिन दूसरा जो सुनील कर सकता है वो स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ध्यान दीजिए, सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, तो स्यू किया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसीलिए कंपनी एक्ट जो है बाद में पढ़ाया जाता है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है। स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अनिल को ये डर है कि यार सुनील कहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मेरे ऊपर दबाव न डरवाए, यानी कि वो चाहता है कि अनिल ये चाहता है कि या मैं मोबाइल अब ना बेचूं, मन में उसके अब ये आ गया, या कम से कम सुनील को ना बेचूं, उसके मन में ये चीज़ आ गई है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी संभव होती है जी जब वो कोर्ट को लगता है कि जो सब्जेक्ट मैटर था वो सुनील को दिलवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सुनील कभी भी चाहेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस संभव है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात मान ली जाएगी सुनील की और दिलवा दिया जाएगा। अब अनिल को क्योंकि डर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना हो जाए, तो उसे भी पता है कि जब तक मेरे पास मोबाइल रहेगा तो जब तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है। तो उसने क्या करा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना हो इसके लिए एक कंपनी बनाई। इसके लिए क्या बनाई? एक कंपनी बनाई। ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मोबाइल के लिए कोई कंपनी नहीं बनाएगा, बड़ी लैंड होगी या कुछ होगा उसके लिए बनाएगा। और अनिल ने सोल्ड दिस मोबाइल फ़ोन टू कंपनी। और ये मोबाइल फ़ोन कंपनी को क्या किया? बेच दिया, क्योंकि अब अनिल के पास ये है ही नहीं मोबाइल फ़ोन। तो जब ये सुनील कहेगा कि जी मुझे मोबाइल ही दिलवाई है, अनिल ये कह देगा कोर्ट में कि मोबाइल फ़ोन तो है ही नहीं, मैं डैमेज देने के लिए तैयार हूँ, तो कोर्ट को लगेगा जब चीज़ है ही नहीं तो कैसे दिलवाई जाए। तो अगर इस पर्पज के लिए आपने कंपनी बनाई है, अगर सर्कमस्टांसेस से लगा, तो ये केस भी आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का एक परफेक्ट केस है। और कोर्ट ये कह सकती है कि जो कंपनी है और अनिल है वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और जो अनिल और कंपनी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मोबाइल फ़ोन बेचने का, कि कंपनी अलग है मैं अलग हूँ, अब मोबाइल फ़ोन मेरे पास ना हो के कंपनी के पास है तो मैं वापस कैसे लूँ। तो कोर्ट इस कॉन्सेप्ट को लिफ्ट कर सकती है कॉर्पोरेट वेल को, और सुनील को ये कह सकती है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही आपके साथ होगा, मोबाइल फ़ोन आपको दिलवाया जाएगा, क्योंकि आप धोखा देना चाहते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा देने की नीयत से कंपनी को फॉर्म कर रही है। तो देखिएगा इस चीज़ को, द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ए कंपनी में ऑल्सो बी डिसरिगार्डेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वेयर द कॉर्पोरेट वेल इज यूज्ड फॉर सम फ्रॉडुलेंट पर्पज। कंसीडर द फॉलोइंग लीडिंग केसेस। एल एग्री टू सेल सर्टेन लैंड टू जे। एल ने एग्रीमेंट किया जेल से एक लैंड को बेचने के लिए। ही सब्सिक्वेंटली चेंज्ड हिज माइंड एंड टू अवॉइड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब बाद में उसका मन जो है बदल जाता है। अब मन बदलेगा तो उसे पता है कि जिसे बेचने के लिए बात की गई है वो मुकदमा भी करेगा, डैमेज भी मांग सकता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करा सकता है। तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचना चाहता है, वो लैंड को अपने पास ही रखना चाहता है, डैमेज तो देने के लिए तैयार है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही सोल्ड द लैंड टू ए कंपनी। तो एक कंपनी बनाई और लैंड को बेच दिया कि कंपनी उठी के पास, कोई कंपनी तो अपनी है लेकिन कानूनन कंपनी अलग मानी जाती है और मैं अलग माना जाता हूँ, तो वो
बच जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से। विच वाज फॉर्म स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज। एल एंड ए क्लर्क ऑफ ए सॉलिसिटर वर ओनली 2 मेंबर। एल और जो वकील था उसका एक क्लर्क, उस कंपनी के 2 मेंबर थे, प्राइवेट कंपनी बनाई होगी इन द कंपनी। जे ब्रॉड द एक्शन फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट एल एंड द कंपनी। तो दूसरे आदमी ने जो जे था उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मुकदमा किया। डैमेज के लिए करता तो कोई बात ही नहीं उठती, डैमेज तो वो देने के लिए तैयार ही है। तो कोर्ट ने क्या किया, द कोर्ट लुक टू द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, इग्नोर्ड द ट्रांसफर एंड ऑर्डर्ड दैट द कंपनी शुड कन्वे द लैंड टू द जे। यानी कि कंपनी को ये जो लैंड है जे को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो लिफ्टिंग हो सकती है, 2 हमने पढ़ लिया, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी कि सरकारी पैसे को प्रोटेक्शन करने के लिए। दूसरा हमने पढ़ लिया प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए, एक तरह से धोखाधड़ी ही थी जे के साथ। और तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी ऑफ द कंपनी। देखिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना वो किसी की दोस्त हो सकती है ना वो किसी की दुश्मन हो सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ के आए हैं कि अगर 2 देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए तो वो अलाइन एनिमी हो जाते हैं, और अलाइन एनिमी के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ के आए हैं। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ भी है, पहले का हुआ है, तो वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक केस को समझिएगा। इसमें यहाँ पर भी मुझे करेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड वर्ल्ड वार का केस था या फर्स्ट वर्ल्ड वार का था एग्जैक्टली, तो वर्ल्ड वार इतिहास की बात है, कब की बात है वो एग्जैक्टली तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वर्ल्ड वार के दौरान का ही केस था। इसमें क्या था ये देखिएगा, एक कंपनी और ले लेते हैं भाई, कंपनी ले लेते हैं। करेक्टर को यूज करने से जो फ़ायदा होता है वो थोड़ा सा इमेजिनेशन, आपकी जो पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस वजह से मैं करेक्टर को यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई और पर्पज नहीं होता है। देखिए 2-3 लोग और खड़े कर देते हैं, यहाँ पर 2-3 लोग और खड़े कर देते हैं। थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। ये एक कंपनी है, ये जर्मन लोगों की है, यानी कि इस कंपनी के जो ओनर हैं, ओनर जो हैं वो जर्मन है, ठीक है, ये जर्मन है। ये जो लोग हैं ये इंग्लिश पीपल हैं, इंग्लैंड के हैं। ये कंपनी जो फॉर्म की गई थी, फॉर्म इन इंग्लैंड, ये कंपनी इंग्लैंड में फॉर्म की गई थी। इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव जो था टू सेल टायर्स। जर्मन लोगों की एक कंपनी है, जो ओनर हैं, जो शेयर होल्डर हैं वो जर्मन थे ज़्यादातर, और ये कंपनी इंग्लैंड में फॉर्म की गई थी, ध्यान रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव था टू सेल द टायर। अब इस कंपनी ने इन लोगों को टायर सेल किए, तो ये बन गए बेसिकली इनके क्रेडिटर्स बन गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, अब क्योंकि जर्मन एक साइड था, इंग्लैंड उस केस में एक साइड था, 2 अलग अलग पार्टियां थी, तो इस कंपनी ने अपने क्रेडिटर के ऊपर मुकदमा किया, और क्रेडिटर की ये दलील थी कि क्योंकि अब आप हमारे अलाइन एनिमी हैं, हमारे शत्रु हैं, तो हम आपका पैसा नहीं देंगे जो उधारी में हैं। अब कंपनी की दलील थी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है,
कंपनी की एंटिटी अलग है और उसके शेयर होल्डर की एंटिटी अलग है। ऑल्दो शेयर होल्डर जर्मन है, लेकिन कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी ना किसी की दोस्त होती है, ना किसी की दुश्मन होती है। तो ये जो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी की दलील थी, ये कोर्ट ने इग्नोर किया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर, यानी कि आप शत्रु हैं या नहीं हैं, इस कैरेक्टर को अगर देखने की जरूरत पड़ती है वार के दौरान, तो हम ये पहचान सकते हैं कि कंपनी के पीछे कौन लोग हैं। और वो लोग अगर शत्रु हैं तो जो अलाइन एनिमी का कॉन्सेप्ट आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो कि अलाइन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, और जो या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो रद्द हो जाते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप सेपरेट लीगल एंटिटी के कैरेक्टर को इग्नोर करेंगे और पहचानेंगे कि वास्तव में शेयर होल्डर कौन है। तो इस केस को देखिएगा। A company being artificial person cannot be an enemy or a friend. However, during the war, it may become necessary to lift the corporate veil and see the person behind it. As to whether they are enemies or friends, consider the following leading cases. एडिटेड केस उठ के आ जाता है, जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, नाम चेंज होके आपको पता होना चाहिए किस केस में क्या डिसीजन हुआ था, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो A company was incorporated in England for the purpose of selling in England tires made in Germany by a German company, which held the bulk of shares in England, English company. तो कंपनी इंग्लैंड में बनाई गई थी, लेकिन जो शेयर होल्डर थे वो जर्मन थे। द होल्डर ऑफ द रिमेनिंग शेयर एक्सेप्ट वन एंड ऑल द डायरेक्टर वर जर्मन रिजाइडिंग इन जर्मनी। लगभग एक आध को छोड़कर सारे के सारे जर्मन शेयर होल्डर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जर्मनी थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द इंग्लिश कंपनी कमेंट एन एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ द ट्रेड डेट। तो इंग्लिश कंपनी यानी कि जो जर्मन लोगों ने इंग्लैंड में कंपनी बनाई थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो अपने ट्रेड डेट को रिकवर करने के लिए मुकदमा किया, जो उन्होंने उधार माल बेच रखा था। तो जो क्रेडिटर थे उनकी दलील थी आप दुश्मन हैं तो आपको तो कुछ हम पेमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि आपके और हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था सेल परचेज ऑफ टायर का वो रद्द हो गया। तो उनका ये कहना था, कंपनी का ये कहना था कि भाई कैसे रद्द हो गया, जर्मन जो शत्रु होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वो तो नागरिक होते हैं, यानी जर्मन लोग हैं। तो जो क्रेडिटर्स उन्होंने कहा आप जर्मन नागरिकों की तो कंपनी है, तो कंपनी की दलील थी कि हम अलग हैं, सेपरेट है, एंटिटी का कॉन्सेप्ट लगता है कंपनी में, और जो नागरिक हैं जो शेयर होल्डर हैं वो अलग हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, इस केस में हम लिफ्ट करेंगे पर्दे को और ये पहचानेंगे कि वास्तव में कौन शत्रु है कौन फ्रेंड है। तो हेल्प The company was an aligned company and payment of the debt to it would amount to trading with the enemy and therefore the company was not allowed to proceed with the action. तो कंपनी को अलाउ नहीं किया गया कि वो एक्शन को प्रोसीड कर सके। नेक्स्ट जो है ये भी फ्रॉड से मिलता जुलता है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड का है। कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए भी कंपनी बनाती है तो भी हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसे हम यहीं से पढ़ लेते हैं, यहीं से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा मुझे एक एक चीज़ को मैं अगर करेक्टर के रूप में लाऊंगा आपके सामने। वेयर द यूज ऑफ द कंपनी इज बीइंग मेड टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन द कोर्ट में डिसरिगार्ड द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। केस क्या है, ए एंड बी पार्टनर इन ए फर्म सेल दियर बिजनेस टू सी। ए और बी एक फर्म के पार्टनर, उन्होंने अपना सारा बिजनेस सी को बेच दिया। एंड अंडरटेक not to start a similar business and not to compete with C for a certain number of years. नॉर्मली हम पार्टनरशिप एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इस तरह के एग्जाम्पल समझते हैं। पार्टनरशिप ने अपना बिजनेस सी को बेच दिया, अब उससे जो एसेट थी उसका भी पैसा लिया और गुडविल का भी पैसा लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट ये कर दिया कि हम 5 साल तक यही सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, compete नहीं करेंगे। अब ए और बी तो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, जब सी ने गुडविल खरीदी है उनकी तो ए और बी की लीगल ऑब्लिगेशन है कि कंपीट ना करें वो सी से। अब ए और बी के मन में बेईमानी आ गई और ए और बी ने सोचा कि जी करने में तो यही फ़ायदा है और दूसरा काम तो हमें आता नहीं है, हम यही वाला काम करेंगे। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने 5 साल या 10 साल का रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है अपने ऊपर खुद ही सी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बना ली, वो कंपनी के नाम से वो काम करना स्टार्ट कर दिया। जब सी ने केस किया तो सी ए और बी ने कहा कि नहीं हमने थोड़ी करा है, कॉन्ट्रैक्ट तो हमने करा था, ये काम तो कंपनी कर रही है जो कि ए और बी की ही बनाई हुई है। तो ये भी बेसिकली क्या है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए ए और बी का लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो सिमिलर
बिजनेस ना करें, वो कंपीटिंग बिजनेस ना करें। इससे बचने के लिए वो एक कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और पर्पज नहीं है। तो यहाँ पर भी कोर्ट क्या कर सकती है, लिफ्ट कर सकती है कॉर्पोरेट वेल को। तो compete with C for a certain number of years. After some time, they form a private limited company, become the principal shareholder and director and start a similar business. The court may restrain the company from carrying on the business. तो कोर्ट क्या है, वो सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकती है और जो कॉर्पोरेट वेल का जो कॉन्सेप्ट है उसे इग्नोर कर सकती है, ये मानते हुए कि आप यानी कि ए और बी और जो कंपनी है वो एक ही आदमी हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी टू एक्ट एन एजेंट, 3-4 केस और हैं। मेनली केस ये 3-4 थे जो पेपर में आते हैं, बाकी तो छोटे छोटे से केस हैं। अगर आप कंपनी को अपने एजेंट की भूमिका के लिए आप तैयार करते हो, जैसे केस है इसमें, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो लाइसेंस लेना चाहती थी सरकार से, लेकिन कुछ ऐसा नियम था कि इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। मतलब कई बार सरकार पाबंदी लगा देती है कुछ समय के लिए एक पर्टिकुलर आदमी पर, एक पर्टिकुलर लोगों पर, ग्रुप पर, कि तुम्हें तो नहीं मिलने का, अब तुम लाइसेंस लेना चाहते हो। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकों ने सोचा कि हमें तो लाइसेंस मिलने का नहीं, अगर हम अपने नाम से आवेदन करेंगे क्यों ना कंपनी बना ली जाए और कंपनी के नाम से आवेदन किया जाए, क्योंकि कानूनन कंपनी अलग है और हम अलग हैं। तो यहाँ पर भी जो कोर्ट है वो इग्नोर कर सकती है सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रिंसिपल को। तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी टू एक्ट एन एजेंट, वेयर द कंपनी इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर इट्स शेयरहोल्डर, द शेयरहोल्डर एंड द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज वन पर्सन। ए ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल बट इट कुड नॉट डू सो इफ इट इज मेड इन इज नेम। ये पूरा थोड़ा सा लेटर गायब हो गए हैं। तो हेल्ड द पेरेंट एंड सब्सिडी कंपनी वर वन कमर्शियल यूनिट एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेज वर रिजेक्टेड। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या था, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने नाम से लाइसेंस लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर वो अपने नाम से आवेदन करती तो वो रिजेक्ट हो जाता। तो उसने एक अपनी कंपनी बनाई और कंपनी के नाम से यानी सब्सिडी कंपनी बनाई और सब्सिडी कंपनी के नाम से लाइसेंस के लिए आवेदन किया। तो उनका जो लाइसेंस है ये भी रिजेक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम ये मानेंगे कि सब्सिडी कंपनी यानी कि और पेरेंट कंपनी, पेरेंट का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी, वो एक ही व्यक्ति हैं, जबकि कानूनन वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति माना जाएगा और सेपरेट लीगल एंटिटी को लिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, अगर कुछ एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कुछ कानून बने हुए हैं, समाज की भलाई के लिए कुछ कानून बने हुए हैं, और अगर किसी भी केस में आपको दिखे कि कुछ लोगों ने कंपनी जो बनाई है वो केवल इसलिए बनाई है कि इन वेलफेयर लेजिस्लेशन को हमें पूरा ना करना पड़े, इन्हें ना मानना पड़े, इस वजह से कंपनी बना रहे हो आप, तो उस केस में भी सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसे इग्नोर किया जा सकता है। वेयर ingenuity is expanded to avoid welfare legislation, it becomes the duty of the court to get behind the smoke screen and discover the true state of the affair। और इसी तरह से प्रोटेक्टिंग पब्लिक पॉलिसी, अगर कुछ ऐसा है कि पब्लिक पॉलिसी को बचाने की जरूरत पड़ती है तो पब्लिक पॉलिसी भी आपने अच्छी तरह समझा हुआ है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, तो भी कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि अगर कहीं उसे लगे कि कंपनी बना के पब्लिक पॉलिसी का हनन हो रहा है तो उस केस में वो कॉर्पोरेट वेल को क्या कर सकती है, लिफ्ट कर सकते हैं। तो वेयर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी द कोर्ट इग्नोर द फॉर्म एंड टेक इनटू अकाउंट द सब्सटेंस। तो वो कोर्ट जो है सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर सकती है और रियलिटी को चेक कर सकती है। ज़्यादातर केसेस जो हैं आपके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही आएंगे, कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी हैं, तो कुछ समझ में आएंगे कुछ समझ में नहीं भी आएंगे, तो थोड़ा सा क्रैमिंग करना पड़ेगा आप सब लोगों को, क्योंकि कुछ सेक्शन जब आपने पढ़े ही नहीं हैं, जो आपके कोर्स में ही नहीं है, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट के लिए मैं खास तौर से बता रहा हूँ, अब कुछ सेक्शन तो इंटरमीडिएट में भी कोर्स में नहीं है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, तो हम रट लेते हैं, उन्हें क्रैमिंग कर लेंगे हम उसे समझाने की। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा लैंग्वेज को, पेपर में चांसेस वैसे कम है क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है जो सेक्शन है ही नहीं आपके सिलेबस में तो नहीं देना चाहिए उन्हें। सिंपल से हैं वैसे तो। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, ये क्या है, ये सेक्शन क्या कहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वेयर इन द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, इट अपियर दैट एनी बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिट ऑफ द कंपनी और एन अदर पर्सन और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पज।
जब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है तो कोर्ट एक आदमी अपॉइंट करती है जिसे हम असाइनी बोल देते हैं, लिक्विडेटर बोल देते हैं। अगर उसे लगा कि कंपनी जो कैरी ऑन की जा रही है वो क्रेडिटर को धोखा देने की नीयत से की जा रही है या किसी और फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए कैरी ऑन की जा रही है, देन द पर्सन हु आर नोइंगली पार्टी टू सच कंडक्ट, तो जो लोग भी इस धोखाधड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि कंपनी का अपना दिमाग तो होता नहीं, वास्तव में जो डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं वही इसके लिए उत्तरदायी होंगे, वही इसके लिए जवाबदेह होंगे। लेकिन क्योंकि कंपनी के नाम से काम हो रहा है तो सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि कंपनी अपने लिए जिम्मेदार है, हम क्यों जिम्मेदार हैं। तो एक सेक्शन बना रखा है कि अगर ये केस दिखाई दिया तो उस केस में जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा। तो जब भी आप कंपनी के किए गए कामों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हैं या शेयर होल्डर को जिम्मेदार मानते हैं, वो हर केस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का काम करेगा। देन द पर्सन who are knowingly party to such conduct of business may at the discretion of the court be made personally liable without any limitation as to the liability for all or any debts or other liabilities of the company। नेक्स्ट जो है केस वो है फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी। जैसा आपको पता है कि ये सेक्शन इंटरमीडिएट के तो कोर्स में है, फाउंडेशन के कोर्स में तो है नहीं। ये होता क्या है कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्लोज होती है कि कम से कम इतने लोगों ने जो आपका इशू है वो सब्सक्राइब कर लिया हो। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, इंटरमीडिएट में तो जब ये चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में भी जाएंगे वहाँ पर कि कम से कम इतना पैसा जरूर आना चाहिए। अब ये पता नहीं होता, माना है रिलायंस कंपनी ने एक इशू निकाला 90,000 करोड़ का निकाला और उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो क्लोज थी 80,000 करोड़ थी। अब मैंने तो अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया, पब्लिक ने तो अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया, हमें थोड़ी पता है कि 80,000 करोड़ जो रिलायंस कंपनी के शेयर हैं सब्सक्राइब हो भी जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और नहीं हुए तो ड्यूटी है कंपनी की कि 30 दिन के अंदर वो पैसा वापस करेगी। और अगर नहीं करा तो जो डायरेक्टर हैं या ऑफिसर हैं वो लायबिल होते हैं। तो अब क्योंकि कंपनी की गलती है कानूनन अगर देखा जाए, और उसके लिए जिम्मेदार आप डायरेक्टर या जो ऑफिसर इंचार्ज उन्हें जिम्मेदार बना रहे हैं, तो वो ये भी केस क्या हो जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। तो इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर बाय ए कंपनी, if minimum subscription as stated in the prospectus has not been received within 30 days of the first issue of the prospectus, the company must refund the entire application money within such time as may be prescribed. Failing which, the director shall be jointly and severally liable to return the application money। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो लाइबल होते हैं कंपनी की गलती के लिए भी। इसी तरह से नेक्स्ट केस है मिस रिप्रेजेंटेशन इन ऑन प्रोस्पेक्टस, यानी कि अगर आपने कुछ भी मिसरिप्रेजेंट किया प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस जब भी कंपनी पब्लिक से उधार लेना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, पब्लिक से पैसा लेना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो उसे अपनी डिटेल कुछ बतानी पड़ती है, कुछ प्रेस्क्राइब डिटेल बतानी पड़ती है। ठीक है, अगर लोगों को प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसरिप्रेजेंट किया गया जो कि गलत था, अब क्यों किया आपने, वो इसलिए किया कंपनी ने कि अगर सही बातें बता देंगे तो शायद शेयर होल्डर पैसा ना दें, तो कुछ मिसरिप्रेजेंट किया, कुछ झूठ बोला। तो ये भी एक सेक्शन है कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ प्रोस्पेक्टस में, तो जो भी डायरेक्टर हैं या जिसका नाम डायरेक्टर के रूप में लिखा हुआ है या जो भी प्रमोटर हैं वो जिम्मेदार होते हैं और लायबिल होते हैं। इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस एवरी डायरेक्टर, प्रमोटर एंड एवरी अदर पर्सन हु ऑथराइज the issue of such prospectus incurs liability to those shareholder who subscribe shares on the face of such prospectus। ये 3 हो गई आपकी। इसके अलावा लाइबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट भी होती है, जैसे इनकम टैक्स है, कस्टम एक्ट है, जीएसटी है। इसमें अलग अलग सेक्शन में लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है जी और अगर उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स का बकाया है, नहीं दे पा रही है और अब वाइंडिंग अप में चली गई या नहीं भी गई, तो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर जो है पर्सनली लायबिल होंगे। अब क्योंकि कंपनी के एरियर के लिए डायरेक्टर पर्सनल लायबिल हो रहे हैं, तो ये भी बेसिकली क्या होगा, ये भी एक केस है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं, जो लायबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट है। तो कंपनी में बी हेल्ड पर्सनली लायबिल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर स्टैट्यूट, फॉर एग्जाम्पल where any private company is wound up and if tax area of the company in respect of any income of any
previous year cannot be recovered. Every person who was director of the company at any time during the relevant previous year shall be jointly and severally liable for the payment of tax. नेक्स्ट है आपका केस अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो ये अल्ट्रा वायरस तो आप फाउंडेशन वाले भी पढ़ेंगे। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायरस का मतलब होता है पावर। अगर डायरेक्टर ने या जो उनके ऑफिसर इंचार्ज हैं कुछ अपनी पावर से बियॉन्ड जाके काम किया या कंपनी की भी पावर में कोई काम नहीं था, तो कंपनी अपने आप तो कोई वर्क करेगी नहीं, तो बेसिकली डायरेक्टर ही डिसीजन लेते हैं। तो डायरेक्टर ने डिसीजन लिया जो कंपनी की पावर में नहीं था, अल्ट्रा वायरस काम किया, तो उन कामों के लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबिल होंगे। तो डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी पर्सनली लायबिल फॉर ऑल दोज एक्ट विच दे हैव वन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड विच आर अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है जी आपका मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी नेम। अगर किसी भी चेक पर, किसी भी हुंडी पर, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर, प्रोमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज पर अगर कंपनी का नाम गलत लिखा गया, एक भी लेटर गलत लिखा गया, तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, उस चेक के लिए कंपनी तो लायबिल नहीं होगी, लेकिन बल्कि कौन लायबिल होंगे? जो डायरेक्टर हैं या जो इस मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो वेयर an officer of the company signs on behalf of the company any contract, bill, promissory note, hundi, check or order for money or goods, such person shall be personally liable to the holder if the name of the company is either not mentioned or is properly not mentioned. और लास्ट है जो आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजन में फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के समय, ये भी आप पढ़ेंगे, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट के तो पढ़ेंगे क्योंकि सेक्शन 7 है कि अगर कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन करते समय डॉक्यूमेंट कुछ गलत दिए, झूठी इंफॉर्मेशन दी कि हमारा इनकॉर्पोरेशन हो जाए, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उस केस में भी कंपनी, देखा जाए कंपनी के नाम से काम हो रहा है लीगली अगर देखा जाए, लेकिन जो प्रमोटर हैं वो पर्सनली लायबिल होंगे, डायरेक्टर जो है पर्सनली लायबिल होंगे। तो वेयर ए कंपनी हैड बीन गोट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, सप्रेसिंग मतलब छुपाना, और इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन फाइल्ड और मेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सच कंपनी or by any fraudulent action, the tribunal may direct that liability of the member of such company shall be unlimited. तो ये ध्यान रखिएगा कि मेन हेडिंग आपको ये याद रखनी है पेपर के लिए। 2-3 बार आप रिवाइज अंदर के कंटेंट का भी कीजिएगा, लेकिन पेपर के समय अगर आपको हेडिंग याद रह जाती है तो अंदर का मैटर फिर भी आप लिख लेंगे। तो मेन हेडिंग पर आपको जोर डालना है। मेन तो ये हो गया। अब इस वाले डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ये आप अपने आप पढ़ कर लीजिएगा फटाफट में, लाइन बाय लाइन यहाँ से नहीं पढ़ाऊँगा। क्या कंपनी सिटीजन है? आंसर नो, कंपनी नॉट ए सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे राइट्स दिए हैं सिटीजन को, वो कंपनी को अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, वो कंपनी को अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन को हैं और कुछ अदर देन सिटीजन को भी हैं, यानी कि जो अदर देन सिटीजन को भी हैं वो राइट्स कंपनी के पास जरूर रहेंगे, लेकिन जो राइट्स केवल सिटीजन को दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं, वो राइट नहीं रहते हैं। मैंडेटरी यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप कंपनी हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, तो लास्ट वर्ड, शुरुआत का कुछ भी रखें लेकिन लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड पर ख़त्म होना चाहिए, और अगर आप पब्लिक लिमिटेड हैं तो लास्ट वर्ड लिमिटेड पर ख़त्म होना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है। देखिए, बिना कंपनी हुए हुए भी आप खाली कंपनी वर्ड तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिटेड और लायबिलिटी, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मना है। तो पनिशमेंट फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, मैं ये तो कर सकता हूँ एसजे क्लासेस एंड कंपनी, तो बहुत सारे लोग हो सकता है मिसरिप्रेजेंट करें कि यार एसजे क्लासेस तो एक कंपनी है, तो एंड कंपनी वर्ड इस्तेमाल करना वो गलत नहीं है कानूनन। जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं प्रोप्राइटरशिप में, सब लोग एंड कंपनी यूज करते हैं बिना कंपनी फॉर्म किए हुए भी। लेकिन ये गलत है अगर आप कंपनी नहीं है कि लास्ट पर प्राइवेट लिमिटेड रखें या लिमिटेड रखें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे फाइन दिया हुआ है, मिनिमम फाइन 500 रुपये, मैक्सिमम 2000 रुपये पर डे का हिसाब है फाइन का, इतना बढ़ता चला जाएगा। लास्ट टॉपिक है कंपनी वर्सेस बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए,
बॉडी जैसे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, तो हमारे पास कंपनी के अलावा भी कानून है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और भी बहुत सारे कानून हैं हमारे पास। तो जहाँ पर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो सब बॉडी कॉर्पोरेट हैं। हम ये कह सकते हैं कि एवरी कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट ए कंपनी। कंपनी क्या है? एक इंग्लैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो सोच के बताइए कि क्या वो भारतीय कानून के हिसाब से कंपनी है? आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी की जो डेफिनेशन है वो है एक कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अगर एक इंग्लैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो भारतीय कानून के हिसाब से वो कंपनी नहीं है। अगर कोई एक अमेरिका में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो वो भारतीय कानून के हिसाब से कंपनी नहीं है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी कंपनियों के लिए यही कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। तो ये एक बेसिकली डिफरेंट है बॉडी कॉर्पोरेट में। इंडियन कंपनी भी आ जाती है और फॉरेन कंपनी भी आ जाती है, लेकिन खाली कंपनी में इंडियन कंपनी आएगी। अब कुछ लोगों को साफ साफ एक्सक्लूड किया गया है बॉडी कॉर्पोरेट से, ऑल्दो वो बॉडी कॉर्पोरेट हैं, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट के रूल नहीं लगाने हैं गवर्नमेंट को, तो इसलिए साफ साफ एक्सक्लूड किया गया है। तो एक्सक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक्सक्लूड एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है तो वो लोग भी एग्जेम्प्ट हैं इस चीज़ से। क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि क्या कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? व्हाई नॉट? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए आपको एक पर्सन चाहिए जिसकी एक अपनी एंटिटी हो कानून में। तो क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो वो अपने नाम से फर्म में पार्टनर बन सकती है, जबकि एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनर फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इन द आई ऑफ लॉ हैज नो एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई भी एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ सेपरेट नहीं है। पार्टनर फर्म को पार्टनर ही माना जाता है। तो पार्टनर फर्म एक पार्टनर फर्म अपने नाम से दूसरी पार्टनर फर्म में मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन एक कंपनी जो है दूसरी पार्टनरशिप फर्म में या किसी कंपनी में वो मेंबर बन सकती है या पार्टनर बन सकती है, बशर्ते कि जब हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम, बशर्ते कि जो कंपनी पार्टनर बनना चाहती है तो उसके भी जो मेमोरेंडम है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ अलाउड हो तो वो बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये पहला चैप्टर नेचर ऑफ कंपनी कह दीजिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कह दीजिए, फंडामेंटल ऑफ कंपनी कह दीजिए, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो ये आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर काइंड्स ऑफ कंपनी एंड डेफिनेशन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फाउंडेशन के लिए भी, वो तो मैं बार बार बात करूँ, फाउंडेशन के लिए तो है ही है, और इंटरमीडिएट के लिए भी एज वेल। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 1-2 क्लास लग जाएंगी आपकी, जिसमें 2 क्लास तो कम से कम लगेंगे, 3 भी लग सकती हैं, जिसमें डेफिनेशन में बताऊंगा और आपको काइंड्स ऑफ कंपनी भी बता के चलूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।